दोस्तों, आज हम अपने घरों में सुरक्षित और चैन से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अंग्रेज़ों के आने से थोड़ा पहले की बात है। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे पूर्वज उस समय कितना अनसर्टेन और असुरक्षित जीवन जीते थे। उस समय ये पूरा इलाका संयुक्त पंजाब था। सिंधु नदी के पार से बाहरी आक्रमणकारी आते थे और उनमें से ज़्यादातर का लक्ष्य होती थी दिल्ली, तो पूरे पंजाब के इलाके को रौंदते हुए आते थे। लूटमार, कत्लो गारत यहाँ आम बात थी। आम आदमी की सुध लेने वाला कोई नहीं था। परिवार, बच्चे, औरतें, बेटियां, सब कुछ असुरक्षित था। ये आक्रमणकारी मनमानी करते थे। औरंगजेब की मौत के बाद इस इलाके में एक शक्ति उभरी जिन्होंने इन विदेशी और क्रूर आतताइयों का ज़बरदस्त मुकाबला किया और इनको खदेड़ा। वो थे सिख। 18वीं शताब्दी के लगभग बीच का समय, इस समय की परिस्थितियों को दर्शाती एक कहावत प्रचलित थी, खादा पित्ता लाहेदा बाकी अहमद साहेदा। सुनिए क्या मतलब है इस कहावत का। लेकर चलते हैं आपको उस समय में और बताते हैं एक ऐसी ही हमले की आंखों देखी। अंत तक बने रहें इस वीडियो में। 18,000 अफगानों की एक सेना को लेकर अहमद शाह ने सिंधु नदी पार की और अमीनाबाद में कलात के नादिर खान के नेतृत्व में 12,000 अन्य बलूच आदिवासी उसके साथ शामिल हो गए। सेनाएं लाहौर पहुंची, जहां काबुली मल ने उनका स्वागत किया। सिखों ने अपने सामान्य परेशान करने वाली रणनीति को फिर से शुरू किया। लाखी जंगल में जमी खालसा सेना का एक हिस्सा अफगानों और बलूचियों का शिकार करने लगा। सिखों के बारे में नूर मोहम्मद लिखता है कि वे चोरों की तरह छिप कर आते हैं और भेड़ियों की तरह हमला करते हैं। 1 महीने की लुका छिपी और लड़ाई के बाद अब्दाली ने अमृतसर की ओर प्रस्थान किया। पूरे रास्ते उसे परेशान किया गया। जिन लोगों ने केवल 2 साल पहले 150 मील की दूरी 2 दिन में तय की थी, उन्हीं लोगों को 35 मील की दूरी तय करने में 4 दिन लगे। फिर ये अमृतसर पहुंचे। अफगानों ने ये सुनिश्चित करने के लिए अमृतसर शहर को घेर लिया कि कोई भी सिख भाग न जाए। फिर कुछ अफगान सैनिक टुकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी सुनसान सड़कों से होते हुए हरमंदिर साहिब की ओर तेजी से आगे बढ़ीं। अफगानों ने मंदिर में जो देखा उससे उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनका मुकाबला किस तरह के लोगों से है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर केवल 30 सिख पहरा दे रहे थे और उन्हें ज़रा भी डर नहीं था। वे गुरुओं के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वहाँ मौजूद थे। खेमकरण गांव के गुरबख्श सिंह के नेतृत्व में 30 लोग लड़ाई में शहीद हो गए और सिख इतिहास के सम्मानित शहीदों की श्रेणी में शामिल हो गए। तीसरी बार अफगानों ने हरमंदिर साहिब को तहस नहस कर दिया और पवित्र तालाब को मरी हुई गायों के शवों से भर दिया। अमृतसर में बहुत कम लूट हुई और 30 से अधिक सिखों की जान नहीं गई। अब्दाली ने रास्ते में पड़ने वाले क्षेत्र को भयानक क्रूरता से तबाह करते हुए बटाला की ओर अपने कदम बढ़ाए। नूर मोहम्मद लिखता है कि सेना चाहे जिस ओर मुड़े, दिन दहाड़े लोगों का कत्लेआम किया गया। सिखों और गैर सिखों के बीच कोई भेद नहीं किया गया। मतलब मरने वालों में हिंदू, सिख, मुसलमान सब थे। लोग जहां भी भाग सकते थे भाग गए। जुल्म की सीमाएं उन क्रूर अफगानियों ने पार कर दी। मरने वालों की गिनती नहीं की जा सकती थी दोस्तों। चाहे आदमी हो या जानवर, सभी के लिए मिश्री और गन्ने के अलावा कुछ खाने को नहीं था। छोटे बड़े, दास दासियां, सभी को इन 4 चीज़ों से पेट भरना पड़ता था: गोमांस, गन्ना, मिश्री और तिल। अफगानों और बलूचियों के इस हमले को इस कहावत से आज भी याद किया जाता है, खादा पित्ता लाहेदा बाकी अहमद साहेदा। इस कहावत का मतलब है कि जो खा लिया और पी लिया वही अपना है, यानी जो पेट में चला गया वो सुरक्षित है, बाकी तो अहमद शाह अब्दाली न जाने कब हमला करके लूट ले जाए। अहमद शाह इत्मीनान से जालंधर दोआब से होता हुआ, अपना मनोरंजन करता हुआ, हिरण और बाघों का शिकार करता हुआ और देश को लूटता हुआ चला जा रहा था। वो आज के हरियाणा के कालका और पिंजौर के पास हिमालय की तलहटी से गुजरते हुए फरवरी 1765 में आज के हरियाणा के सोनीपत के पास एक कस्बा है दोस्तों, कुंजपुरा, वहाँ पहुँचता है। बसंत ऋतु की गर्म हवा ने अफगानों को याद दिलाया कि जल्द ही गर्मी आ जाएगी और पंजाब के मैदानों में धधकती आग उनके विरोधी सिखों के लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद हो जाएगी। ऐसे में नासिर खान बलूच ने अब्दाली को सलाह दी कि वो सिखों को अपने अधीन करने का काम अपने भारतीय सहयोगियों पर छोड़ दे, क्योंकि किसी देश के खरगोश को उसी देश का शिकारी कुत्ता सबसे अच्छी तरह पकड़ सकता है। अब्दाली ने सलाह मान ली और पटियाला के आला सिंह के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वो सरहिंद से गुजरा, जो कुछ समय पहले ही सिखों के हाथों पीड़ित हुआ था। नूर मोहम्मद ने लिखा, पूरा शहर खंडर हो चुका था। उल्लू के अलावा वहाँ कोई पक्षी या आदमी नजर नहीं आ रहा था। शहर के शाही महल और उसके बगीचे, बाग और पानी के टैंक सभी खंडर पड़े हुए थे। आला सिंह ने अफगानों के बदले हुए मूड का फायदा उठाया और अपनी जागीर का विस्तार किया। उन्हें राजा की उपाधि दी गई और राजसी प्रतीक चिन्ह, युद्ध नगाड़ा और एक मानक भेंट किया गया। वो अफगानों को 3.5 लाख रुपए की वार्षिक राशि देने पर सहमत हुआ। अब्दाली अपनी घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही उसने सतलुज पार की, सिख उसके पीछे पड़ गए।
खुशवंत सिंह अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में लिखते हैं कि वो क्रूर अफगान स्पष्ट रूप से असहज और परेशान था। अब्दाली ने लगभग चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या है मेरे शासनकाल में, सिखों के डर से मेरी ही पालकी कांप रही है। मैं इन काफिरों को ऐसा पीटूंगा कि इनके शरीर की हड्डियां रुई के फाहे बन जाएंगी। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, चरत सिंह सुकरचकिया, जय सिंह कन्हैया और जस्सा सिंह रामगढ़िया समेत मिसल सरदारों की लीडरशिप में सभी सिख मिसलों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये अब्दाली को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सिख खड़े होकर रूढ़िवादी तरीके से नहीं लड़ रहे थे। नूर मोहम्मद ने लिखा कि वे शेर की तरह आते और लोमड़ी की तरह भाग जाते हैं। ये हिट एंड रन की पॉलिसी पूरे 7 दिनों और 7 रातों तक चलती रही। आगे ये कहता है कि यदि तुम युद्ध की कला सीखना चाहते हो तो युद्ध में इनका सामना करो। इनमें से एक एक का शरीर चट्टान के टुकड़े के समान है और शारीरिक ताकत और बनावट में इनमें से एक एक 50 से भी अधिक के बराबर है। यदि इनकी सेनाएं उड़ती हुई नजर आएँ तो ये मत सोचो कि वे भाग रहे हैं, ये केवल उनकी एक युद्ध की रणनीति है। अब्दाली सीधे हिंदुस्तान की सीमाओं की ओर चल पड़ा ताकि उन्हें पार करके अपने मुल्क जा सके। उसने अपने सहयोगियों को सिखों से निपटने के बारे में कई सलाहें दी और उन्हें जागीरें देने की पेशकश की सलाह भी दी। उन्होंने उसकी सलाहों को सम्मान के साथ सुना, लेकिन उनको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि पंजाब के ज़िले अब शाह के पास देने के लिए नहीं रहेंगे।